हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन। मैं हूं काशिफ खान और आज के इस वीडियो में हम नवंबर मंथ की सारी इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम ये सारे सवालों का जवाब देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं अलग अलग केसेस में, और साथ ही साथ जो अपॉइंटमेंट हुए हैं कुछ जजेस के सुप्रीम कोर्ट में, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपॉइंटमेंट से। तो जस्टिस राजेंद्र मेनन, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल का। इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो ये 4 साल के लिए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं और इनका टेन्योर रहेगा जून 6 2027 तक। इनके बारे में और मैं बता दूं तो इनको 1 अप्रैल 2022 को एडिशनल जज ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट अपॉइंट किया गया था। इसके बाद 21 मार्च 2003 को ये परमानेंट जज बने उसी हाई कोर्ट के। देन इन्होंने दिसंबर 2010 से मार्च 2015 तक वेलफेयर कमिश्नर की पोस्ट संभाली भोपाल गैस विक्टिम कंपनसेशन कमीशन में। देन इनको 15 मार्च 2017 को चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट बनाया गया और इसके बाद ये वहां से ट्रांसफर होकर दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। अंत में इन्होंने मई 2019 को रिटायरमेंट ली फ्रॉम द पोजीशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट और उसके बाद फिर इनको चेयरमैन बना दिया गया आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल का, और अब ये दोबारा से फिर आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के चेयरमैन बन गए हैं। स्टार्ट करते हैं केसेस से। तो पहला केस है अनिल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का। इस केस को सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच सुन रही थी और इस केस का फैक्ट कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे एक वाइफ होती है, उसका हस्बैंड से झगड़ा होता है, वो अपने ऊपर केरोसिन जो है छिड़क लेती है इस गुस्से में कि उसका हस्बैंड उसको टॉर्चर कर रहा था, उससे उसका झगड़ा हो रहा था। और यहाँ पे हस्बैंड क्या करता है कि वो एक माचिस की तीली जलाकर उसके ऊपर थ्रो कर देता है और कहता है जाओ मरो तुम। उसका इंटेंशन भी होता है यहाँ पे उसको मारने का। लेकिन ये जो पूरा इंसिडेंट है जब कोर्ट के पास पहुंचता है तो सवाल ये उठता है कि ये जो इनके बीच में झगड़ा अचानक से जो स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद ही सारा इंसिडेंट हुआ और उसके बाद ही उसने उसकी डेथ कॉज करी। क्या ये एक्सेप्शन 4 ऑफ सेक्शन 300 आईपीसी के अंदर फॉल करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये फॉल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अपीलेंट है, मतलब कि जो हस्बैंड है, उसने अनड्यू एडवांटेज लिया है ऑफ द सिचुएशन का, और इसलिए उन्होंने उसकी अपील को डिसमिस कर दिया। और कोर्ट ने कहा कि जो अपीलेंट होगा वो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लायबल होगा, ना कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लायबल होगा। नेक्स्ट केस है संजीव कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। इस केस को भी सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच सुन रही थी। केस का फैक्ट कुछ इस तरीके से है कि एक डायरेक्शन दिया गया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा वाइल रिफ्यूजिंग टू कॉस्ट द एफआईआर अंडर सेक्शन 482, और ये डायरेक्शन दिया गया था पुलिस को कि वो जो है एक अपॉर्चुनिटी दे एक्यूज को कि वो जो है एक्सप्लेन करे जितने भी मटेरियल उसके खिलाफ पाए गए हैं बिफोर फाइलिंग दी चार्जशीट। मतलब कि चार्जशीट के फाइल होने से पहले ही एक्यूज को बुला के उससे सवाल जवाब कर लिया गया और उससे डिफेंस के तौर पे सारी बातें उनसे पूछ ली गई। तो यहाँ पर जो कोर्ट ने कहा कि ये जो डायरेक्शन था हाई कोर्ट का वो गलत है, और कोर्ट बोली कि बहुत ही अजीब चीज़ यहाँ पे हाई कोर्ट ने करी है और ये कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, लॉ के अगेंस्ट है। क्योंकि एक्यूज को अगर आप देखेंगे तो हमेशा उसको जो अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपनी बात रखने के लिए, वो तब दी जाती है जब जो विक्टिम और कंप्लेनेंट की तरफ से सारे गवाह वगैरह हो जाते हैं, उसके बाद एक्यूज की पारी आती है। चार्जशीट से पहले ही आपने ये सारी चीज़ें उसको दे दी। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा ये चीज़ गलत है, और कोर्ट ने कहा कि आप इसको इस तरीके से नहीं कर सकते, ये लॉ के खिलाफ है। देन हमारा नेक्स्ट केस आता है परशुराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का। इस केस को सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच सुन रही थी। केस में अगर फैक्ट की हम बात करें तो यहाँ पे 7 एक्यूज थे जिनको गिल्टी पाया गया था अंडर सेक्शन 302, 326, 324, 323 रीड विथ सेक्शन 147, 148 एंड 149 ऑफ आईपीसी। ट्रायल कोर्ट ने 2005 में इनको सजा दी। यहाँ पे जब ये अपील में गए तो हाई कोर्ट ने अपील को 2018 में डिसमिस कर दिया। देन हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जो 2 एक्यूज थे परशुराम एंड जालिम सिंह, ये जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि हमने तो कोई क्राइम किया ही नहीं, हम तो सिर्फ मेंबर थे अनलॉफुल असेंबली के, हमारी तरफ से कोई एक्ट किया ही नहीं गया, तो हमें क्यों यहाँ पे लायबल किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप सेक्शन 149 के अंदर में किसी भी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं, तो चाहे आपने इलीगल ओवर्ट एक्ट किया हो या इलीगल ओमिशन किया हो या ना किया हो, आप गिल्टी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी तरीके का इलीगल एक्ट या इलीगल ओमिशन आपको करना ज़रूरी नहीं है। आप मेंबर होंगे एक अनलॉफुल असेंबली का, तब भी आपको लायबल किया जाएगा फॉर द सेम ऑफेंस कमिटेड बाय द अदर मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली।
सो नेक्स्ट आता है हमारा जो 3 जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। 3 जजेस के नाम आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जो पहले हैं जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, दूसरे हैं जस्टिस एगोस्टीन जॉर्ज, तीसरे हैं जस्टिस संदीप मेहता। सो ये 3 जजेस अपॉइंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में हमारे 9 तारीख को, और इनके अपॉइंटमेंट के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फुल स्ट्रेंथ जो है वो कंप्लीट कर लिया। मतलब कि अब सुप्रीम कोर्ट के पास टोटल 34 जजेस हो गए हैं आफ्टर दीज अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट केस आता है हमारा मदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। इस केस को भी सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच सुन रही थी। केस का फैक्ट हम बात करते हैं तो केस का फैक्ट कुछ इस तरीके का है कि 3 पर्सन को कन्विक्ट किया गया था एक क्राइम के लिए। ठीक है, क्राइम क्या था कि उन्होंने 6 लोगों की डेथ कॉज की थी बाय शूटिंग, है ना। फायरिंग होने लगी थी लोगों के बीच में और उस फायरिंग से जो है 6 लोगों की डेथ हो गई। तो इसमें जो 3 एक्यूज थे, 3 एक्यूज में 2 एक्यूज को डेथ सेंटेंस दी गई थी और 1 एक्यूज को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई थी। तो इसी जो सेंटेंस है, डेथ सेंटेंस को, इसको चैलेंज किया था दोनों एक्यूज ने सुप्रीम कोर्ट में। और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो डेथ सेंटेंस है उसको कम्यूट कर दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कहना है कि सबसे पहली चीज़ तो उनको बहुत टाइम से रखा गया है, इंक्रिमिनेट किया गया है, और दूसरी चीज़ की जो को एक्यूज्ड है उसमें एक को हमने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है, बाकी जो 2 हैं उनको डेथ पेनल्टी दी है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है सज़ा का वो नहीं होना चाहिए। अगर सबने क्राइम सेम किया है तो सज़ा भी सबको सेम मिलनी चाहिए। और इस ग्राउंड पे कि जो एक्यूज्ड है उसने पहले भी उसको कन्विक्ट किया गया था किसी ऑफेंस में, ये सोल ग्राउंड नहीं हो सकता कि उसको आप डेथ पेनल्टी दे दो। ठीक है, तो जो एक्यूज था यहाँ पे मदन, इसको पहले भी किसी क्राइम में सजा दी गई थी, तो इसी ग्राउंड पे इसको यहाँ पे डेथ सेंटेंस दी गई। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो ग्राउंड है डेथ सेंटेंस देने का वो गलत है। अगर आपने उसी क्राइम के लिए दूसरे एक्यूज को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है तो एक एक्यूज को जो आप है डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते। सो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है इसका नाम है प्रिया इंदौरी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का। इस केस को सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच सुन रही थी। केस का फैक्ट कुछ इस तरीके का है कि जो सेशन जज थे बैंगलोर के, इन्होंने ग्रांट की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एंटीसिपेटरी बेल टू द एक्यूज्ड हस्बैंड के फेवर में एक बेल ग्रांट करी, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके का नोटिस नहीं दिया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, जो कि चिरावल पुलिस स्टेशन में थे राजस्थान में, जहाँ पे एफआईआर लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो ये बैंगलोर के रहने वाले हैं, ऑफेंस कमिट यहाँ पे हुआ था, लेकिन वाइफ ने जो एफआईआर की थी वो राजस्थान में जाके लॉन्च की। तो सबसे पहला सवाल ये आया कि जब ऑफेंस यहाँ हुआ है तो वाइफ एफआईआर यहाँ कैसे कर सकती है, ठीक है, राजस्थान में कैसे कर सकती है। तो कोर्ट ने ये कहा कि वाइफ एफआईआर वहाँ कर सकती है जहाँ पे वो रह रही है या जहाँ पे उसने शेल्टर लिया है आफ्टर लीविंग हर हस्बैंड होम, जब उसको क्रुएल्टी उसके साथ कर जा रही होगी। तो इस वजह से वो कंप्लेन कर सकती है दूसरी जगह पे जहाँ पे वो रह रही हो अंडर सेक्शन 498A। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी। दूसरी बात यहाँ पे ये आई कि क्या जो दूसरी कोर्ट है, सेशन कोर्ट है या हाई कोर्ट है दूसरे स्टेट की, क्या वो आपको ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दे सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, वो ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दे सकती है। अब ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है कि मतलब यहाँ पे एक कोर्ट है जहाँ पे एफआईआर लॉन्च हुई है, अब किसी दूसरे स्टेट की कोर्ट ने आपको कुछ टाइम के लिए बेल दे दिया और आप उतने समय में इस कोर्ट में वापस जाकर यहाँ से बेल को कंटिन्यू करवाना होगा आपको। ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए आपको बेल मिलती है, दूसरे स्टेट में देती है जहाँ पे आपका ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आपको जो है अपने स्टेट में जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है, जहाँ पे एफआईआर लॉन्च हुई है, वहाँ पे से जाके आपको बेल लेना पड़ता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशन बताई, उसमें एक कंडीशन ये भी था कि अप्लाई करना होगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उस केस के जहाँ पे एफआईआर लॉन्च हुई है। तो इन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, इसलिए इस बेल को कोर्ट ने रिजेक्ट किया। और भी कुछ कोर्ट ने कंडीशन बताई थी, जैसे कि जो एप्लीकेंट है उसको शो करना होगा कि क्यों जो है वो वहाँ जिस स्टेट में एफआईआर लॉन्च हुई है वहाँ पे जाके बेल नहीं ले सकता। ठीक है, या फिर उसकी लाइफ को थ्रेट है और बाकी सारी जो कंडीशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे अगर फुलफिल होती है तो दूसरी स्टेट जो है आपको एक ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दे सकती है। जो लास्ट केस है हमारा वो है नन्हे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। इस केस को सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच सुन रही थी। केस का फैक्ट कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे एक इन्फॉर्मेंट होता है, मतलब एक पर्सन बेसिकली होता है जिसने इन्फॉर्मेशन दी है, जिसने एफआईआर रजिस्टर करवाई थी, और वो अपने बच्चे के साथ, जो उसका बेटा जिसकी डेथ हो जाती है, उसके साथ एक शॉप पे जाता है। उस शॉप में जो है एक 2 पर्सन होते हैं, महेंद्र और नन्हे, इनके बीच में मारपीट हो रही होती, झगड़ा हो रहता है। तो इनके में जो नन्हे हैं वो अपनी बंदूक निकालता है और शूट कर देता है सामने। ठीक है, बुलेट होती है वो उस बच्चे के नेक पे जाके हिट करती है और बच्चे की डेथ हो जाती है।
तो यहाँ पे जो नन्हे हैं उसको चार्ज किया जाता है अंडर सेक्शन 304, 308 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 25 ऑफ द आर्म्स एक्ट 1959। अब बेसिकली जब यहाँ पे कोर्ट में मामला जाता है तो नन्हे कहते हैं कि हमारा तो कोई इंटेंशन ही था उस बच्चे को मारने का, हमने तो शूट महेंद्र को किया था। तो कोर्ट यहाँ पे कहती है कि नहीं, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेलाइस एप्लीकेबल होगी। ट्रांसफर ऑफ मेलाइस का मतलब कि आपका इंटेंशन किसी और को मारने का था, मतलब मेन सरिया आपका किसी और को मारने का था, लेकिन आपने एक ऑफेंस कमिट किया है और उससे किसी और पर्सन को मार दिया। तो यहाँ पे जो मेन सरिया था आपका उनके ऊपर से ट्रांसफर होके इस बच्चे के ऊपर आ गया, मतलब कि अब आपका इंटेंशन माना जाए कि आपका इंटेंशन था उस बच्चे को मारना। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप रीडिंग।